नमस्कार दोस्तों, मैं रविरंजन और आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं, भारत में औद्योगिक वर्ग संरचना, जो कि सोशलॉजी ऑप्शनल के विषय के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये कहीं ना कहीं ऑप्शनल के पेपर में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम इस टॉपिक को आज शुरू करते हैं। यदि आपको डाउट हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, इन सभी सोशल मीडिया पर आप मेरे से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपने क्लास को। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में औद्योगिक वर्ग संरचना में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं आज इंडस्ट्री में हमें जो है रोजगार के अवसर कहीं ना कहीं श्रमिकों को दिखाई देता है। और भारत में औद्योगिक संरचना का उद्भव अंग्रेजों के आगमन से ही माना जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में उद्भव जो है औद्योगिक संरचना का, वो अंग्रेजों के समय से ही माना जाता है। और जब ये व्यापारी बनकर के भारत आए, यानी कि अंग्रेज लोग जब व्यापारी बनकर के भारत आए और धीरे धीरे उन लोगों ने, अंग्रेजों ने यहाँ पे खान मालिक और मिल मालिक के रूप में यहाँ पे स्थापित हो गए। तो हमें ये देखने को मिलता है कि किस प्रकार से अंग्रेज लोग भारत में अब जो है व्यापार करने के लिए आए और धीरे धीरे जो है अपना उन्होंने वर्चस्व स्थापित कर लिया। उसी चीज को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। और आज़ादी के बाद जो आर्थिक विकास ने कृषि सामाजिक संरचना की, जो औद्योगिक सामाजिक संरचना की ओर किए जा रहे वर्ग स्तरीकरण के निम्न रूप देखने को मिल सकता है, जिसमें हम कह सकते हैं व्यापारी और उद्योगपति वर्ग ये भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। और कहीं न कहीं व्यावसायिक वर्ग है और लघु वर्ग, दुकानदार तथा असंगठित मजदूर, श्रमिक वर्ग, ये सभी कहीं न कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और आप सभी लोग इसको समझने का प्रयास करिएगा। यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे व्यापारी और उद्योगपति वर्ग की चर्चा हम करते हैं। पहले जो पॉइंट्स में हैं उस पर हम चर्चा करते हैं और कहाँ तक ये महत्वपूर्ण रहा है, तो इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आर्थिक नीतियों ने भारत में उत्पादन को बाजार उन्मुख बना दिया था। आप सभी को पता है कि जो ब्रिटिश से जो लोग आए थे व्यापार करने के लिए, इन्होंने जो है आर्थिक नीतियों ने भारत में उत्पादनों को बाजार उन्मुखी बना दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप बाजारों में विस्तार हुआ तथा व्यापारों में कहीं न कहीं व्यापारी वर्ग में भी वृद्धि देखने को मिली। और भारत एक ऐसा मार्केट के रूप में जुड़ा हुआ था, विश्व बाजार से भी कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पे आयात और निर्यात के जो व्यापार में भागीदारी करने वाले वर्गों का यहाँ पे कहीं ना कहीं विकास देखने को मिलता है। और भारत में यहाँ पे उद्योगों की स्थापना हुई और भारतीयों ने भी आरंभ में बागानों में सूती वस्त्र, जूट, खान, इन सभी में कहीं न कहीं इन्वेस्ट किया था। और भारतीय समाज की संरचना में मिल है, मिल मालिक हैं, खान मालिक हैं, जैसे ये नए समूह शामिल हुए। बाद में इन लोगों ने अपनी औद्योगिक गतिविधियों के क्षेत्र का विविधीकरण किया और आर्थिक सामाजिक रूप से भी यहाँ पे भारत के सर्वाधिक सशक्त वर्ग का उदय हुआ। तो इसको भी आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। और धीरे धीरे ब्रिटिश काल में अंग्रेजों की तुलना में इंडस्ट्री गतिविधियों में भारतीय बहुत पीछे रहे, क्योंकि औपनिवेशिक काल में सरकारी नीतियां इनके अनुकूल नहीं थी। अंग्रेजों के साथ हितों के टकराव हुआ। भारतीय व्यापारी और औद्योगिक वर्ग ने स्वतंत्र संगठन बनाया, यानी कि यहाँ पे जो भारतीय व्यापारी थे और इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन में शामिल थे, उन्होंने, इन दोनों ने कहीं ना कहीं अपना एक स्वतंत्र संगठन बनाने
संगठन बनाने का प्रयास किया था और इन्होंने कहीं ना कहीं दोनों से अलग रहने का भी प्रयास किया था। यदि यहाँ पे डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और इस वर्ग ने उन व्यावसायिक वर्गों को समर्थन दे करके स्वतंत्रता संग्राम में यहाँ पे भाग भी लिया। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आधार भी थे। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही देश के 3 औद्योगिकरण पर बल दिया गया। देश के जो है यहाँ पे औद्योगिकरण पर बल दिया गया। तो इसको भी आपको समझना है। आपको पता भी होगा कि पहले पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया। जब सेकंड पंचवर्षीय योजना है तो उसमें जो है उद्योग को बल दिया गया। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझने की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं इससे भी परीक्षा में पूछा जाता रहा है। राज्य ने ऐसे आर्थिक औद्योगिक नीतियाँ विकसित की जिनमें व्यापारी है, इंडस्ट्री है, इन सभी वर्गों को यहाँ पे विकास हुआ। भारत के औद्योगिकरण में उत्प्रेरक की भूमिका निभाने वाले वर्गों के रूप में स्वीकार किया गया और राज्य ने उत्पादन की वृद्धि के लिए यहाँ पे सक्रिय सहायता भी की। यहाँ पे सभी राज्य में कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को एक तरीके से सपोर्ट भी किया। तो इन सारी चीज़ों को भी आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। फिर भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था आई। इस प्रकार से सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों दोनों को यहाँ पे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंसी दी गई। और आप सभी को ये भी पता है कि 1991 में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में यहाँ पे कृषि, उद्योग और व्यापार जैसे प्रमुख जो क्षेत्र थे उसको जो है निजी क्षेत्र में व्यक्तिगत उद्यम के लिए छोड़ दिया गया। यहाँ पे कहा गया कि आप पर्सनली इस चीज़ को प्राइवेट के आधार पर इन सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं। और इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था के कारण यहाँ पे पूंजीपतियों के स्वामित्व वाले और उनके द्वारा नियंत्रित उद्योगों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंसी के रूप में आप यहाँ पे देख सकते हैं। औद्योगिक पूंजीपतियाँ तथा व्यापारिक वर्ग का यहाँ पे विकास हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के काल में जो है यहाँ पे व्यापारी हों या आपके वाणिज्य वर्ग के आकार और संख्या दोनों में कहीं ना कहीं यहाँ पे वृद्धि देखी जाती है। और आज यहाँ पे औद्योगिकरण की प्रवृत्ति कहीं ना कहीं चिंताजनक बनी है। आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि औद्योगिक वर्ग में किस प्रकार से असमानता बढ़ रही है। टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, मित्तल हो, यानी कि कुछ अन्य व्यापारिक घरानों के पास संसाधन हो, संपत्ति, आय का संकेंद्रण और ये सारी चीज़ें बढ़ते जा रहे हैं। और गरीब जिनके पास इनकम के न्यूनतम साधन हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। आप सभी लोग देख सकते हैं, आप अपने आसपास देख सकते हैं कि किस प्रकार गरीबों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। और 1991 में यहाँ पे निजीकरण को प्रोत्साहन दिया गया। 1991 में निजीकरण को यहाँ पे प्रोत्साहन दिया गया और यहाँ पे आर्थिक नीति चालू हुई। यहाँ पे जो है आर्थिक नीति चालू हुई। तब से लेकर के व्यापारिक और औद्योगिक वर्ग का यहाँ पे एक नया रूप कॉरपोरेट क्षेत्र के रूप में देखने को मिलता है। समान आय, आज इस क्षेत्र का महत्व बढ़ गया और आज यह वर्ग अपने विशेष पहचान के साथ अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। यानी कि आज देख सकते हैं कॉरपोरेट क्षेत्र में हर एक जगह पे एक अलग पहचान देखने को मिलता है, हर एक चीज़ में बदलाव। और आज जो है प्राइवेट की मांग ज़्यादा देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ यदि आपको पीछे टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, व्यावसायिक वर्ग। अब व्यावसायिक वर्ग में कौन कौन से वर्ग आ सकते हैं? व्यावसायिक वर्ग में कौन कौन से वर्ग आ सकते हैं? तो आप सभी को पता है कि भारत में ब्रिटिश शासन के द्वारा नई आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था लागू की गई है। भारत में ब्रिटिश शासन के द्वारा नई आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था लागू की गई, जिसमें आप कह सकते हैं आधुनिक मॉडर्न रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात हो गई, इंडस्ट्री की बात हो जाएगी, टेक्नोलॉजी की बात हो जाएगी, डॉक्टर्स की बात हो जाएगी, इकोनॉमिक्स की बात हो जाएगी, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन साइंस की बात हो जाएगी।
इन सभी में यहाँ पे ट्रेन किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि भारतीयों की यहाँ पे आवश्यकताएं पूरी हो सके। इसके लिए उन्हें आधुनिक शिक्षण संस्था, कानूनी, वाणिज्य हो गया आपका, सामान्य शिक्षा देने वाले विद्यालय है, महाविद्यालय, यहाँ पे कहीं ना कहीं तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाओं की यहाँ पे स्थापना भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इस प्रकार से जो बिजनेस वर्ग है अस्तित्व में आया, सामाजिक श्रेणियों को आधुनिक उद्योग है, कृषि है, प्रशासन है, प्रेस है, सामाजिक जीवन, ये कहीं ना कहीं अन्य क्षेत्र से भी जोड़ा गया है। अगर व्यावसायिक वर्ग की बात करें तो आज के जो हमारे एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, है ना, आधुनिक कॉमर्शियल ट्रेड चलाने वाले पीपल्स हैं, यहाँ पे सरकारी प्रशासन तंत्र में बात करें, इंजीनियर की बात करें, टेक्नीशियन की बात करें, कृषि विज्ञान की बात करें, पत्रकार की बात करें, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन में इस वर्ग की भूमिका निर्णायक थी। यानी कहीं ना कहीं ये सारे लोग आज के पहले जब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो उसमें भी इन लोगों ने कहीं ना कहीं अपने योगदान को दिया था। वस्तुतः ये लोग लीडरशिप के रूप में उभरे, जिन्होंने देश में प्रगतिशील सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में अपना सक्रिय योगदान भी दिया। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंस देखने को मिलता है। और स्वतंत्रता के बाद भारत में तीव्र औद्योगिकरण हुआ, शहरीकरण की प्रक्रिया में उद्योग हुआ, व्यापार हुआ, वाणिज्य हुआ, निर्माण, यातायात और अन्य कई आर्थिक गतिविधियों के फलस्वरूप स्तरीय रोजगार के अवसर भी यहाँ पे खुले। तो ये चीज़ें भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ सरकार ने पूरे देश में जटिल प्रशासनिक ढांचे से विशाल यहाँ पे संस्थात्मक संरचना का निर्माण भी किया। इसने बहुत बड़े पैमाने पर योग्यता पर आधारित रोजगार है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रबंधकीय अधिकारी हैं, तकनीकी प्रबंधन है, चिकित्सा है, वकील है, शिक्षक, पत्रकार, ये सारे चीज़ें कहीं ना कहीं व्यावसायिक वर्ग की संख्या और आकार में तेजी से वृद्धि देखने को मिलता है। आप सभी देख सकते हैं और जानते भी हैं, आप लोग बच्चे तो रहे नहीं अब, आप लोग देखते हैं कि बड़े बड़े कोचिंग संस्थाएं खुल चुकी हैं, टेक्नोलॉजी अब बिकने लगी, सरकारी से ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज देखने को मिलते हैं, है ना, रेलवे बिकने लग गई, प्राइवेट हो रही है। तो अब क्या बचा, यानी कि पूरे प्रशासनिक प्रक्रिया में अब धीरे धीरे सारी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है। और इनके काम की स्थिति, इनकम है, शारीरिक श्रम करने वालों से अधिक अच्छी होती है, परंतु उच्च वर्ग से कम होती है। यानी कि इनके काम की स्थिति अब जो प्रमोशन के अवसरों में पर्याप्त अंतर होता है। आप सभी को पता है कि जो गवर्नमेंट में लगे होते हैं उनका कहीं ना कहीं प्रमोशन होता रहता है, 5 साल पे, 7 साल पे, 10 साल पे प्रमोशन होता रहता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि प्रमोशन हो। यानी कि आप एक बार काम पर लग गए तो आपको एक तो सैलरी कम मिलेगी, सैलरी कम मिलने के साथ साथ आपको छुट्टी नहीं दी जाएगी, है ना, 8 के जगह आपको 10 घंटे काम करवाया जाएगा। तो ये सारे विभिन्नताएं देखने को मिलती है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप यहाँ पे अपने डाउट को पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे हम बात करें तो लघु व्यापारी है, दुकानदार है, असंगठित मजदूर हैं। तो इसमें क्या है कि भारत में जो आर्थिक विकास के साथ यहाँ पे शहरी क्षेत्रों में जो लघु व्यापारी तथा दुकानदार के एक और वर्ग का विकास हुआ। आप लोग कह सकते हैं कि लघु व्यापारी और दुकानदारों का एक वर्ग यहाँ पे देखने को मिला जो डेवलप हुआ है, छोटे मोटे चीज़ों में आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, वस्तु और जो माल के उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में कड़ी के रूप में काम कर सकते हैं। यहाँ पे माल तथा वस्तुओं के क्रय विक्रय के माध्यम से लाभ पर अपना जो छोटा थोड़ा बहुत पैसा बचा उससे अपना जीवन यापन चलाते हैं। इसके साथ साथ स्वतंत्रता के बाद अन्य सभी वर्गों के प्रति इस वर्ग में भी वृद्धि हुई है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तीव्र गति से बढ़ते नगरीकरण, आप लोग सभी लोग देख रहे हैं कि गांव को छोड़ करके लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कई सारी जो फैसिलिटी है वो मिल नहीं पा रही है, चाहे वो रोजगार की समस्या क्यों ना हो। जमीन पर बढ़ते जनसंख्या के दबाव और ग्रामीण समाज में रोजगार के अवसर, जब किसी के पास कोई रोजगार रहेगा ही नहीं तो ये ग्रामीण क्षेत्र में लोग रह करके करेंगे क्या?
कृषि में भी भागीदारी अब लोगों की दिन प्रतिदिन कम हो रही है। आप लोग कई सारे एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं। यानी कि ग्रामीण जनसंख्या बड़ी संख्या में रोजगार की तलाश में शहर व कस्बों में फैलते जा रहे, माइग्रेट होते जा रहे हैं। और बढ़ती शहरी जनसंख्या अनेक प्रकार की आवश्यकताएं, सेवा की मांग है, उत्पादन करती हैं। लघु व्यापारी है, दुकानदार है, शहरी जनसंख्या की इन आवश्यकताओं को कहीं ना कहीं पूरी करती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको समझने की बात है। और शहरी जनसंख्या के एक भाग इन संसाधनों से आजीविका कमाती है। कहने का मतलब आप कहीं भी जॉब या सरकारी जॉब करें, प्राइवेट जॉब करें या ठेकेदारी पर करें, यानी कि अधिकांश ग्रामीण प्रवासियों में अपेक्षाएं, योग्यताओं के अभाव के कारण उनके लिए संगठित क्षेत्र बंद होते जा रहे हैं। जो आपका संगठित ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका संगठित ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपके कहीं ना कहीं बंद होते जा रहे हैं। ये लोग अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र का सहारा लेते हैं। जो यहाँ पे अर्थव्यवस्था में जो लोग हैं असंगठित क्षेत्र का सहारा लेते हैं, यानी कि ये लोग लघु, है ना, ये लोग क्या करते हैं कि लघु स्तरीय उद्योग, है ना, दस्तकारिक आपका जो है मेहनत व्यवसाय में काम करते हैं कहीं ना कहीं। ये वर्ग बहुत ही असंगठित और बिखरी हुई श्रेणी वाला माना जाता है, जिसमें एक और इसमें स्वयं नियोजित लघु दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, फेरी वाले हैं। दूसरी ओर अनौपचारिक क्षेत्र में जो है अर्ध निपुण, जिनको कुछ स्किल्ड के बारे में पता नहीं है, जानकारियां उनके पास कम है ना, किसी काम को करने के लिए बेटर स्किल की आवश्यकता होती है, वो इनके पास नहीं है। तो ये सारे कहीं ना कहीं ये समस्याएं भी यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे भारत के शहरी समूह में ये सबसे कम संगठित वर्ग के रूप में दिखाई देता है। भारत के शहरी जो समूह हैं उसमें सबसे कम संगठित वर्ग के रूप में दिखाई देता है। आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा आपको दिखेंगे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कानपुर, चेन्नई, तो इन शहरों में, है ना, कम संगठित वर्ग, है ना, कम संगठित वर्ग के रूप में दिखाई देगा। यानी कि लोगों के अंदर यहाँ पे बड़े बड़े नगरों में संगठित श्रेणी के साथ साथ कम संगठित लोग भी शामिल होते हैं, और कहीं ना कहीं स्किल्ड और अनस्किल्ड की जो रेशियो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं श्रमिक वर्ग के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्रमिक वर्ग आखिरकार होता क्या है। तो आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि श्रमिक वर्ग यानी कि भारत में श्रमिक वर्ग का विकास ब्रिटिश भारत में स्थापित जो उद्योग है, इंडस्ट्री है, रेल हो, बागानों का सीधा परिणाम माना जाता है। भारत में जैसे कि बागान ब्रिटिश समय से ही आया, है ना, कारखाना है, उन लोगों ने व्यापार करना हमें सिखाया। सही बताएं तो व्यापार हम लोग करते थे, लेकिन उन्होंने हमें और भी चीज़, कई सारे चीज़ों को उन्होंने इंट्रो करवाया हमारे साथ, है ना। खान उद्योग है, यातायात है, रेलवे है, औद्योगिक क्षेत्र है, विकासित क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों का कहीं ना कहीं विस्तार हुआ, इनके वर्ग भी दिन प्रतिदिन बढ़े हैं। तो ये चीज़ें भी हमें समझने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं भारतीय श्रमिक जो वर्ग है मुक्ता गरीबी, किसान तथा बर्बाद हुए हैं। और कई सारे जो आर्ट एंड क्राफ्ट रहे हैं, कुटीर उद्योग हैं, इन लोगों ने समाप्त कर दिए। क्योंकि एक मशीन को हम स्थापित करेंगे कहाँ, जहाँ पर भी, है ना। जैसे कि आप लोग एटीएम का उदाहरण लें, तो एक एटीएम लग जाने से एक एटीएम आपका 24/7 वर्क करेगा। एक एटीएम जो है आपका 20/7 वर्क करेगा, 24 घंटे 7 दिन काम करेगा। लेकिन एक आदमी जब जॉब पे रखा जाता है अकाउंटेंट के लिए, तो उसको क्या है, संडे को छुट्टी लेगा, है ना, संडे को छुट्टी तो लेगा ही लेगा, उसके साथ वो आपको जब बीमार पड़ गया तब छुट्टी लेगा। और काम भी कितना, तो 8 से 10 घंटे तक आपके ऑफिस में वो सेवा देगा। लेकिन मशीन आ जाने से क्या है कि टेंशन फ्री होकर के वो 24 घंटे मशीन काम करता रहेगा, झूठ भी नहीं बोलेगा। तो यहाँ पे जो है, जो अंग्रेज लोग आए तो नई नई टेक्नोलॉजी आई, तो इससे हमारे कई सारे जो आर्ट एंड क्राफ्ट है और कई सारे जो उद्योग हैं वो नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए। गरीब किसान जो भारतीय श्रमिक वर्ग थे, गरीबी किसान थे, वो बर्बाद हो गए।
है ना, आर्ट एंड क्राफ्ट, कुटीर उद्योग बिल्कुल ही समाप्त हो गया। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। बड़े बड़े कारखाने थे हाथ वाले, वो समाप्त हो चुके हैं। और यहाँ पे कर्जदार थे, क्योंकि ये अपने तथा अपने परिवारों का खर्चा नहीं चला पाते थे। इसके साथ साथ हम आगे बढ़े, आगे अपनी बातों को रखने का प्रयास करें। तो कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आप सभी का डाउट को अच्छे पूर्वक ध्यान पूर्वक देख रहा हूँ। यदि डाउट हो तो आप पूछिएगा। तो जीवन एवं श्रम की इन कठिनाई की जो सिचुएशन है, परिस्थिति है, वो भारत में कहीं ना कहीं श्रमिक संघ का उद्भव हुआ। और आप लोगों को पता है यहाँ पे कि भारत में श्रमिक संघों का यहाँ पे उद्भव हुआ, नए नए श्रमिक संगठनों का विकास हुआ, और कहीं ना कहीं श्रमिक आंदोलन का भी यहाँ पे विकास देखने को मिलता है ना। समय समय पर श्रमिक संघों के द्वारा हड़ताल भी होता है। अगर श्रमिक संघ की हमने बात को नहीं माना तो यहाँ पे उन लोगों ने हड़ताल भी किया। गतिविधियों में कामगारों की भागीदारी से श्रमिक वर्ग की कार्यदिशाओं और चेतना में सुधार भी हुआ। तो ये सारी स्थितियाँ, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में श्रमिक वर्ग का आकार बढ़ गया। ये उद्योग के विभिन्न भाग और विभिन्न क्षेत्रों में भी फैल गया, इसलिए वर्ग पहले से अधिक विषम हो गए। और इसके अंतर्गत विभिन्न सामाजिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले श्रमिक आते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के उद्योगों में कार्यरत हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद काल में जो है श्रमिक वर्ग के प्रति सरकार के एटीट्यूड भी बदले हैं, और इनको कुछ सुरक्षा भी प्रदान की गई है। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं समझने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं जो कामगार हैं, सुविधा देने वाले अनेक अधिनियम पारित किए गए थे। यानी कि 1991 में नई आर्थिक नीति आई, है ना। आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि 1991 में नई आर्थिक नीति आई, जिसमें संरचनात्मक परिवर्तन कार्यक्रम हुए, जिसमें श्रम तथा रोजगार पर से नियंत्रण हट जाने के कारण, है ना, श्रमिक वर्ग के ना हितों का नुकसान पहुंचा है ना। यहाँ पे जो है श्रमिक वर्गों के हितों का यहाँ पे नुकसान भी पहुंचा है। तो यहाँ पे क्या था, जब नई आर्थिक नीति आई तो इसमें देखा गया कि संरचनात्मक परिवर्तन कार्यक्रम जो हुआ, इसमें श्रम तथा जो रोजगार वर्ग है, यहाँ पे श्रम तथा और जो रोजगार वर्ग है उस पर से नियंत्रण हट गया, जिससे श्रमिक वर्गों का यहाँ पे हितों का नुकसान पहुंचाया गया। ये सारी समस्याएं हैं, ये सारी समस्याएं हैं, इसको आपको समझने की आवश्यकता है। ये सारी चीजें समझने की आवश्यकता है। अगर कोई डाउट हो तो बताइए। और फिर यहाँ पे अनियमित, है ना, अनियमित जिसका कोई नियम नहीं, ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों की संख्या बढ़ गई, ठेकेदारों की समस्या बढ़ गई। और ठेकेदार क्या काम करते हैं कि 10 रुपये, है ना, 10 रुपये में कोई टेंडर लिया तो इसमें से आपको 1 रुपया देंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपये देंगे, और 8 रुपये अपने जेब में रख लेंगे। ये टेंडर का काम होता है। और देखते हैं आप लोग, मजबूर भी हैं लोग जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, अपना जीवन यापन को चलाना चाहते हैं, वो काम को करते भी हैं। बेरोजगारी बढ़ी है, श्रमिकों को कम आमदनी वाले लोगों को स्वीकार करना पड़ा है ना। इसके अतिरिक्त कंपनियां अपने श्रमिकों की संख्या कम कर रही है। तो ये सारी समस्या देखने को मिलता है। आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, आपका यहाँ पे शोषण होगा। फिर यहाँ पे आप इन शोषणों को समाप्त करने के लिए सरकारी गतिविधियों में काम करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे जो मजदूर हैं, मशीन है ना, यहाँ पे मशीनों को मजदूरी की जगह पर लाया गया। मशीन, नए नए टेक्नोलॉजी, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था, तो नई नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे आए तो मजदूर जो बेचारे स्किल्ड नहीं थे, जो जिनको कौशल ज्ञान नहीं था, यहाँ पे उन लोगों की कमजोरी पाई गई। और कई विभागों को बंद किया भी गया, कई सारे विभागों को बंद कर दिया गया, कई सारे डिपार्टमेंट को बंद कर दिया गया। ये समस्या भी यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और नई आर्थिक एवं औद्योगिक नीतियों से श्रमिक में असुरक्षा की भावना पैदा हुई। यहाँ पे जब नई आर्थिक औद्योगिक नीति आई तो यहाँ पे जो श्रमिक थे उनके अंदर असुरक्षा की भावना पैदा हुई, जिसमें श्रमिक संघों के कार्य पर बहुत बुरा असर भी पड़ा। तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती है। बीमार, कहने का मतलब बीमार उद्योग हम उसको कहेंगे, जो चला नहीं, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, यानी कि नई नई टेक्नोलॉजी क्या है, कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता है। तो जो बीमार उद्योग थे वो बंद हो गए, उसके माहौल बदल गए,
श्रम संगठनों का प्रभाव न्यूनतम स्तर पर हो गया। यहाँ पे श्रम संगठन में विभिन्न नीतियाँ अपनाई गई। उदाहरण के लिए यहाँ पे संयुक्त मंच बना। यहाँ पे जो है पब्लिक क्षेत्र की कम श्रम संगठन का एकीकरण हो गया। यहाँ पे केंद्रीय संगठनों का एकीकरण हुआ और जो असंगठित क्षेत्रों की समस्या को यहाँ पे उजागर करने का प्रयास भी किया गया। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिली और जैसे जैसे परिस्थिति बदली, श्रम संगठनों को नए तरीके अपनाने होंगे। जैसे जैसे परिस्थिति बदली है वैसे वैसे जो श्रम संगठन है उनको अपने तरीके भी बदलने होंगे। संघर्ष के मार्ग को छोड़ना होगा क्योंकि आंदोलन तथा प्रदर्शन के द्वारा अपनी स्थिति को सुधारने में अधिक सक्षम नहीं हो पाए हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे समझने का प्रयास करना है और मूल्यांकन के तौर पे आप कह सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पे अपने बातों को शामिल कर सकते हैं, कह सकते हैं कि भारतीय समाज में स्तरीकरण का आधार जाति नहीं बल्कि वर्ग रहा है और औद्योगिकरण के साथ नए वर्गों का विस्तार हुआ। टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ वर्गों में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। कुशल मजदूरों की संख्या में वृद्धि हो रही है और व्यावसायिक वर्ग का आधार तेजी से बढ़ रहा है। जो अकुशल श्रमिक वर्ग के आकार में की कमी में एक तरफ से कमी आ रही है और दूसरी तरफ जो है मशीनीकरण और स्वचालित जो मशीन है, बेरोजगारी है, ये सारी चीज़ें बढ़ रही है। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान भारत के औद्योगिक वर्ग की संरचना में असमानताएं प्राप्त हुई हैं। असमानताओं के साथ साथ शोषण की संभावना भी पुष्टि की गई है और वैश्वीकरण के इस संदर्भ में सरकार की नीतियों में होने वाले बदलाव और जैसे कि नई आर्थिक नीति ने भी कहीं ना कहीं इनको भी बल मिला है। तो ये सारी गतिविधियां थी जानना, ये सारी गतिविधियां थी जो कि हमें बताने की आवश्यकता थी और आप लोगों को जानने की भी आवश्यकता थी। तो यहाँ तक यदि आपको कोई किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं और आप मुझे व्हाट्सएप के साथ साथ टेलीग्राम पर, सोशल मीडिया पर भी पूछ सकते हैं। यदि कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अगला सेशन लाइव लूँगा तो मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।